Okay, starting here. Our topic is now particularly in chapter solutions, Henry's law. Today's article is Henry's law. Write down Henry's law. Also called dissolution of gases in liquids. Also called dissolution of gases in liquids. आज हमें स्टडी करना है कि गैसेस लिक्विड्स में कैसे डिसॉल्व होती है और इसी के ऊपर बेसिक लॉ है. उस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ. नोट करें आर्टिकल ये. The topic is Henry's law, also termed as dissolution of gases in liquids. Dissolution of gases in liquids. ठीक है. एक गैस का किसी लिक्विड में घुलना, इसका मतलब ये होगा. चलिए करते हैं स्टार्ट. देखो अब इसका टॉपिक का मीनिंग समझना. देखो हमें क्या करना है. हमने एक लिक्विड लिया, लिक्विड लाइक वाटर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम इसमें किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं. गैस, एक गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं. ठीक है. वो गैस घुलेगी नहीं घुलेगी, ज्यादा घुलेगी कम घुलेगी, सब डिटेल हमें पढ़नी होगी. चलिए शुरू करने जा रहे हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना सब लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग dissolution of gases in liquids. Factors affecting dissolution of gases in liquids. फिर से एक हेडिंग नोट करें. ये वाला सब हेडिंग रहेगा. गैस का किसी लिक्विड में घुलना, ज्यादा घुलना कम घुलना नहीं घुलना वटएवर जो भी होगा, वो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे. तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये स्टडी करना. फैक्टर्स अफेक्टिंग dissolution of gases in liquids. ठीक है. dissolution of gases in liquids. बस लिखकर यहां पर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए यहां पर टेंशन में. देखो मैंने एक लिक्विड लिया, लिक्विड, और लिक्विड कुछ भी हो सकता है, और मैं इसके अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करना चाहता हूँ. मान लो मैंने गैस को इसमें डाल दी. ये गैस को डिसॉल्व करना मेरा टारगेट है. अब आप सोच के बताओ, एक गैस घुलेगी नहीं घुलेगी, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करेगी. देखो सब ध्यान दे बच्चे यहां पर ना, एक गैस घुलेगी या नहीं घुलेगी, ये बात किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी. सोल्यूबिलिटी, उसके प्रेशर के ऊपर. तो और कोई कौन किसी के पास. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, नेचर. एक मिनट सुन लेनी, बाद में कॉपी करना, यहाँ पे ध्यान दे. नेचर. हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो काम हमारा होगा या नहीं होगा, हमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें हमारी नेचर का रोल है, हमारी प्रकृति, हम खुद कैसे हैं, दैट मैटर्स. नेचर. अब देखो नेचर का रोल क्या है, इसे बोलेंगे नेचर ऑफ गैस. देखो एक मिनट मैं सपोज करो, अभी वो एक बात और ऐड कर रहा हूं, फिर समझाता हूं. इसमें नेचर लिक्विड का भी रहेगा, नेचर लिक्विड का भी रहेगा. तो कैसे, सपोज करो मेरे पास अमोनिया है, हम लैब में काम कर रहे हैं, अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करते हैं. तो आपको शायद पता हो, अमोनिया पानी में सोलुबल है. अमोनिया पानी में बड़े आराम से घुल जाती है, बड़े आराम से, कुछ भी स्पेशल नहीं करना होता. अमोनिया पानी में हाईली सोलुबल है. उसके पीछे रीजन है, जो अमोनिया की नेचर है वही पानी की नेचर है. कैसे, अमोनिया पोलर होती है, पोलर. इसको हिंदी में ध्रुवीय कहते हैं. अगर आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बताओ ना, तो अमोनिया के पास पोलैरिटी है. देखो एन यहां से पेड़ खींच रहा है, अमोनिया देखो कितने सारे यहाँ पे डायपोल बन गए. देखो यहाँ पे डायपोल बनते जा रहे हैं, और जब इतने सारे डायपोल हैं तो इसके पास नेट डायपोल मोमेंट होगा. कोई ना कोई इसके पास नेट डायपोल मोमेंट होगा. इसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण. कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा. इसका मोमेंट जीरो नहीं है, इसके पास कोई ना कोई डायपोल मोमेंट है. एग्जैक्टली वाटर के साथ है. ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर है. देखो ये भी पोलर है, इसके पास भी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट है. देखो इसको हम लोग पोलर कहते हैं, पोलर, ध्रुवीय. और अमोनिया भी क्या है, पोलर. दोनों की नेचर आपस में क्या कर रही है, मैच कर रही है, बिल्कुल एक जैसे, एक ही प्रकृति जिसे कहते हैं. इसका मतलब अमोनिया पानी में क्या है, सोलुबल. सोलुबल साफ दिख रहा है. एक काम करते हैं, देखो ना ध्यान दीजिएगा. अब हम एक काम करते हैं, अमोनिया को ना बेंजीन में घोलते हैं. बेंजीन भी एक लिक्विड है, बेंजीन में डालते हैं. बेंजीन होती है नॉन पोलर, अध्रुवीय.
अभी समझा दूंगा कैसे। और अमोनिया होती है पोलर। तो क्या अमोनिया बेंजीन में घुलेगी? इम्पॉसिबल, वो इनसोल्युबल होगा। ऐसे केस में अमोनिया बेंजीन में घुल ही नहीं पाएगी। देखो दोनों की नेचर आपस में मैच नहीं करती। नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेचर आपस में मैच कर जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट, देखो आपके सामने गुड रिजल्ट आ रहा है। जहां नेचर नहीं मैच करे, रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट। अमोनिया नहीं घुल पा रही बेंजीन के अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। जैसे लाइक हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। अब मैं हाइड्रोजन को पानी में डालने की कोशिश करूं, बताओ हाइड्रोजन पानी में घुलेगी? क्या हाइड्रोजन पानी में घुलेगी? बिल्कुल भी नहीं घुलेगी, बिकॉज हाइड्रोजन नॉन पोलर है। देखो हाइड्रोजन नॉन पोलर, और वाटर कैसा होता है? पोलर। देखो वाटर पोलर होता है, देखो आपके सामने। ये कॉम्बिनेशन भी इनसोल्युबल भी है। ये कॉम्बिनेशन भी इनसोल्युबल भी है। बोलो आया समझ? तो आगे से कभी भी पता लगाना हो ना कि ये घुलेगी नहीं घुलेगी, तो आप चेक करा करें उसकी पोलैरिटी। पोलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन दोनों का पोलर होना, सोल्युबल। एक नॉन पोलर, एक पोलर इनसोल्युबल। एक पोलर, एक नॉन पोलर इनसोल्युबल। और एक चौथा गैस है, क्या थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैडम यहाँ पर देख लीजिए। फोर्थ वन नाउ है, अगर मान लो मैं सपोज टू बी, मैं लाइक मेरे पास हाइड्रोजन है, मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। आपको पता है ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ये घुल जाएगी, सोल्यूबल। इज इट क्लियर? ये सोल्यूबल कैटेगरी में है। देखो मैंने चार केसेस यहां बताए हैं। पहले मैंने ये बताया गैस घुलेगी नहीं घुलेगी, उसमें गैस की नेचर का भी रोल है और लिक्विड की भी नेचर का रोल है। चार केसेस बताए मैंने आपको। अमोनिया पानी में सोल्यूबल, अमोनिया बेंजीन में इनसोल्युबल। ये चारों केस को ठीक से लिख लेना। एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये। लो अब आराम से कॉपी करो आप लोग, आराम से कॉपी करो, बिना किसी से बोले नोट कीजिए। बच्चे बातें नहीं नोट करिए, देखिए बोलिए मदर नेसेसरी कोई बच्चा। सब कॉपी करनी, कौन सी गैस से घूमना, कौन सी गैस से नहीं घूमना, इट्स इंपॉर्टेंट कंसर्न। और इसमें सिर्फ मैटर करेगा, ठीक है, नेचर। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकृति। हम कोई भी काम करेंगे ना, हमें काम में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी नेचर का, हमारी प्रकृति का। ठीक है, हम सब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, उसमें हमारी नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी सारे फैक्टर का भी रोल है, बट नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। अब आगे सबको समझ। तो घुलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों की नेचर आपस में मैच करें। गैस मोलिक्यूल की नेचर और सॉल्वेंट मोलिक्यूल की नेचर, दोनों पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर, नॉन पोलर पोलर, या नॉन पोलर नॉन पोलर। देखो ये एमसीक्यूज बनेंगे और पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगी, ध्यान रखो। चलो आगे चले इसके बाद। ठीक है बच्चों, कौन सोल्यूबल है कौन सोल्यूबल नहीं है, इट शुड बी क्लियर। ये पता लगाना आपको आना चाहिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नेचर का। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, दो बातें डिस्कस कर ली हमने। और चार डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने बता दिए आपको ना। अब थोड़ा सा और बेटर कर दूंगा, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा। हो गया आई थिंक सो, डन। देखो भाई केस लेते हैं और आप पता लगाओ, आप प्रिडिक्शन करना। क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में सोल्यूबल हुई? लगाओ पता। एक बच्चे ने बोला यस, पीछे भी सब ट्राई करें, डिसाइड करें। चलो सो के मे बी नो। इसके लिए क्या करेंगे हम,
डायपोल मोमेंट चेक करेंगे। उसके लिए क्या चेक करेंगे? उसके लिए शेप्स बनानी आनी चाहिए, शेप्स, स्ट्रक्चर नहीं, शेप्स का पता होना चाहिए। वाटर तो वी शेप होता है, वाटर के पास तो डायपोल मोमेंट होता है, वाटर के पास पोलैरिटी है, वाटर में वेक्टर कट ही नहीं सकते, देखो साफ दिख रहा है, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें ना, देखो सल्फर डाइऑक्साइड मोलिक्यूल ऐसे, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बन रहा है, एक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता क्या होता है? इसकी शेप बेंट होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग से पता लगता है। इसके भी वेक्टर कट नहीं सकते, कोई चाहे ना सल्फर डाइऑक्साइड को ऐसे बना दे, उसकी मर्जी है, उसका मन है, कोई बात नहीं, ये भी बेंट है, वेक्टर कट ही नहीं सकते, 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट रहेगा। इसके पास भी डायपोल मोमेंट है, आप देखो, इसके पास भी डायपोल मोमेंट, इसके पास भी डायपोल मोमेंट, पोलर पोलर, इसका मतलब क्या कहेंगे? सोल्यूबल, हमें कहना पड़ेगा सोल्यूबल। इज इट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। SO3 डिफरेंट है, SO3 डिफरेंट है, बोलो क्लियर हो गया? तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकर आइए। अगर आपको ड्रॉ करना, प्लीज ड्रॉ करें फास्ट। जो कॉपी करना चाहते जल्दी से कॉपी करें। हमने कंक्लूड किया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पानी में सोल्यूबल, हमने बिल्कुल फाइनल कर दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड भी पानी में सोल्यूबल, बिकॉज बोथ आर पोलर, वाटर मोलिक्यूल इज पोलर, सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो पोलर। चलिए, ये फिनिश हुआ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का रूल होता है और कुछ भी नहीं है, रब कर रहा हूं मैं इसको, ओके डन। देखो नेक्स्ट फैक्टर है सुपर फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर। देखो इसको डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये कंपटीशन फेवरेट। चलिए, अब यहाँ पे सब देखो, अटेंशन पे करिए, बाद में कॉपी करिएगा प्लीज। मैंने एक गैस को लिक्विड में घोल दिया, अब यहाँ देखो सब पार्टिसिपेट करो, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं बहुत सारे। मैंने एक गैस को लिक्विड में घोल दिया, डजेंट मैटर, एक गैस पार्टिकल में देख लेते, और मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को अप कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ाया, बताओ सोलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आपके अकॉर्डिंग क्या? डिक्रीज इंक्रीज? डिक्रीज हो जाएगी। देखो सब बच्चे देखो यहाँ पे ध्यान दें, कुछ लोग कह रहे हैं सोलिबिलिटी विल डिक्रीज, एक स्टूडेंट कह रही है इंक्रीज। अच्छा वाई इंक्रीज पहले आप बताओ। एक यहाँ देखो सब बच्चे, मैंने गैस को लिक्विड में घोल दिया, आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, और एक बच्चा कह रहा है सोलिबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है बढ़ जाए, कि कह नहीं सकते, बताओ क्यों? सोलिबिलिटी क्यों बढ़ेगी? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सोलिबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्वेश्चन इज दिस। कुछ और आप में से किसी को कहना? सर गैस एस्केप कर सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ जाए। सोलिबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? सर घटेगी। देखिए पहली बार सब सुन लें, गैस वाले गैस में टेम्परेचर बढ़ा के सोलिबिलिटी घटती है, आप गलत कह रहे थे कि सोलिबिलिटी बढ़ेगी। अब सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, बोला आपने, सही रीजन सही दिया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स में क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये जितने मॉलिक्यूल यहाँ बैठे हुए हैं ना, एक भी यहाँ रुकेगा नहीं। सोच के देखो, इमेजिन करो इस रूम के अंदर बहुत गर्मी है, कोई फैन नहीं चल रहा, बिल्कुल मौसम भी अलग है, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, ना मैं पढ़ा पा रहा हूँ ना आप पढ़ पा रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा? आप भी भागेंगे, मैं भी भागू, कोई पढ़ाने वाली कंडीशन नहीं है, ऐसे कहना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर होता है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना, पता है टेम्परेचर बढ़ाने से ना मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है, खासकर गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ये वेल नोन है, चैप्टर गैसेस स्टेट में आता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये वेल नोन स्टोरी है, वेल नोन स्टोरी। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आई, मॉलिक्यूल चले गए यहाँ से। देखो इसको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, पीछे गर्ल्स किसी को बोलना नहीं, ध्यान, मैडम दोनों से कह रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है कहीं बच्चों का ना। यहाँ देखिए सब लोग, देखो पता क्या होता है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक। यार देखो आपने, जो सॉफ्ट ड्रिंक गर्म होती है ना, गर्म, वो टेस्टलेस हो जाती है ना। आपको किसी ने आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व की, आपने उसको पिया ही नहीं बहुत देर तक, गर्म हो गया, तो उसका टेस्ट बेकार होगी, वो पीने लायक रहती ही नहीं। बताओ गर्म होने से क्या होता है? टेम्परेचर ये देखो एक चीज होगी,
CO2 की। करेक्ट करेक्ट। टेम्परेचर बढ़ा, सोलबिलिटी घटी, उसकी गैस सारी चली गई। और जो कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट होता है वो गैस की वजह से ही होता है। गैस ने पानी से एसिड बनाया होता है, उसी से टेस्ट आ रहा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा के सोलबिलिटी घटी तो गैस तो चली गई, और कोल्ड ड्रिंक में से गैस निकल गई तो वो सिंपल पानी ही रह गया। बोलते हैं ना ऐसे, ये पानी है, तो वो पानी रह जाता है। बिल्कुल सच बात है, टेम्परेचर बढ़ा के सोलबिलिटी घटती है। इसका एक और छोटा एग्जांपल लेते हैं, ये बायो में आता है, यहाँ देखते रहिए सब लोग। मालूम है सबको, पता है एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस, है ना, फिश की बात करते हैं। बताओ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किस पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर? कोल्ड वाटर। अब कभी देखना, गर्मी के अंदर ना फिशेस वगैरह मर जाती हैं अपने, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी, जून जुलाई का वेदर हो रहा है, ऐसा पता लगा मछलियां अपने आप मर रही। पता है उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत गर्मी से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्बिलिटी क्या हुई, तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ऑक्सीजन बाहर चली गई। अब वो फिशेस सर्वाइव कैसे करें, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हॉट वाटर में कंफर्टेबल नहीं। वो गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करते। तो ये बात सबको बताओ, ठीक है। अब देखो मैं ना यहाँ पे एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको आप भी कॉपी करना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी, आपको ना हमेशा याद रहना चाहिए, अभी लिखना नहीं किसी को, जस्ट वेट। आई शुड से दैट या दिस सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, ये एनसीईआरटी से लाइन है, बिल्कुल आपको लर्न होनी चाहिए लॉजिक के साथ। ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, दिस सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। देखो आपको ये स्टेटमेंट ना हमेशा याद रहे, ये किसी कॉम्पिटिशन में आपको डायरेक्ट काम आएगा। इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसका मतलब जो ये प्रोसेस हुआ, ये हीट इवॉल्विंग हुआ। ये प्रोसेस कैसा हुआ, हीट इवॉल्विंग। तभी तो टेम्परेचर बढ़ा के सोलबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, अकॉर्डिंग टू लीचेट्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू लीचेट्स प्रिंसिपल। देखो ये छोटा पैराग्राफ बहुत काम का है, तो वही कॉपी करना है सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, टेम्परेचर की बात भी डिस्कस कर लेंगे, नोट कर लेंगे, सोचिए आराम से। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी सोलबिलिटी घटती है, गैसेस की बात हो रही है, लिक्विड्स। हाँ जी, क्या हुआ लास्ट में? किसे? इस लाइन को सोच लो अपने आप, हिंदी मोबाइल फोन होगा, नेट पे चेक करें। हिंदी में आप कहाँ जी रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है? ऐसा कुछ लिखा नहीं मैंने, ऐसी कोई हाईफाई इंग्लिश नहीं लिखी हुई। दिस सॉल्यूशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक। आप आगे आगे बैठ जाइए ना, आप पीछे तो उतना बैठे हो। मेरे को मेडिकल कॉलेज जाएंगे हमारे साथ इंग्लिश में, नो हिंदी एट ऑल। क्या करेंगे फिर, वापिस आना पड़ जाएगा, वापिस आना पड़ जाएगा वापिस। क्लियर सो फार? But this solution of gases and liquids is always exothermic. Done. इसके बाद फोर्थ फैक्टर इज टर्म्ड एज प्रेशर। प्रेशर का भी रोल होता है, प्रेशर आल्सो प्लेज रोल। एक गैस के घुलने में ना गैस के प्रेशर का रोल होता है। चलिए सिखाते हैं गैस के प्रेशर का रोल कैसे होता है, देखो इसको स्टडी करते हैं। हो गया? द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। द प्रेशर आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। देखो आपको पता होगा शायद, कभी आपने कोल्ड ड्रिंक बनते हुए देखी हो, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं ना तो ये बहुत जरूरी होता है। देखो जैसे हम किसी गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। देखिए आपको पता है जो गैस की नेचर होती है ना, वो ना एस्केप करने की होती है, यहाँ से भागने की। गैस कभी भी घुलना नहीं चाहती, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ना फोर्स लगाते हैं। देखो ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं,
ऊपर से फोर्स अगर है, जितना ऊपर से दबाएंगे ना तो गैस के पार्टिकल के घुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो गैस पार्टिकल को अंदर आना पड़ेगा, देखो आपको, क्योंकि हमने ऊपर से फोर्स लगा। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ के सोलिबिलिटी बढ़ती है। ये बात जनरली कह सकते हैं, इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ा के सोलिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अब यहाँ पे एक लॉ है, वो स्टडी करना पड़ेगा। आप पहले स्टेटमेंट लिखो फटाफट। इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। ऐसा यूजुअली होता है, सामान्यता होता है कि आपने प्रेशर बढ़ाया और सोलिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के अंदर आने के चांस ज्यादा रहते हैं, उन पे एक फोर्स काम कर रही होती है। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड है, एक लॉ है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। देन इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। अब सुनिए, अब देखो इसके ऊपर ना बेसिक लॉ है, वो लॉ समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, कॉम्पिटिशन फेवरेट है ये। इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। अब लिखना बंद कर देंगे, बाद में कॉपी करेंगे एक्सेल। इसका नाम होता है हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने कहा था अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, आपको टेम्परेचर नहीं बदलना है, तो सोलिबिलिटी का ना, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की बात हो रही है, इसका सीधा सीधा प्रेशर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो सुनो, इसे बोलते हैं हेनरीज लॉ। इस स्टेटमेंट का नाम हेनरीज लॉ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करोगे तो प्रेशर बढ़ा के सोलिबिलिटी बढ़ेगी। आप प्रेशर बढ़ाते रहिए, सोलिबिलिटी बढ़ेगी। देखिए एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो मान लो ये मेरे पास एक लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। मैंने क्या करा, ऊपर से ना फोर्स लगाई, ऐसे ही फिजिक्स लगा लेते हैं। फोर्स 10 न्यूटन की फोर्स है, ओनली 10 न्यूटन। और एक केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल यही केस है, गैस के ऊपर ज्यादा फोर्स 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, 50 न्यूटन। पता है इतनी फोर्स से क्या हुआ, इन मोलिक्यूल को ऑटोमेटिकली अंदर आना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे मोलिक्यूल्स। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दी तो मोलिक्यूल को अंदर ज्यादा आना पड़ेगा, इसका मतलब गैस ज्यादा घुलेगी। यहाँ पे फोर्स कम थी तो गैस कम घुलेगी। तो सारा काम तो फोर्स करती है। सीधी सी बात, आप प्रेशर बढ़ाइए सोलिबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाएंगे सोलिबिलिटी घटेगी, ऐसे कह सकते हैं। ये होता है सिंपल सा फंडा, इसे कहते हैं हेनरीज लॉ। अब हम एक काम करते हैं, इस सोलिबिलिटी को यहां से रिप्लेस करने। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, देखो आपने देखा फोर्स लगाने से गैस की सोलिबिलिटी बढ़ती जाती है। अब सोलिबिलिटी को हम बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है हमारे पास, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, लास्ट टाइम का लेक्चर है ना। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस वर्ड को ड्रॉप करके ना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं, मोल प्रभाज, इसको भी तो यूज कर सकता हूं। उसके पीछे रीजन है, भाई जितनी सोलिबिलिटी बढ़ेगी ज्यादा गैस घुलेगी, तो गैस के मोल्स बढ़ेंगे यहाँ पर। और गैस के मोल्स बढ़ने से क्या बढ़ता है, मोल फ्रैक्शन। गैस के मोल्स बढ़ने से क्या बढ़ता है, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन का प्रेशर के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, साफ दिख रहा है। गैस के मोल फ्रैक्शन का प्रेशर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो साफ साफ दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इस साइन को ड्रॉप कर देगा। और आपको पता है कांस्टेंट लगाना होता है, कांस्टेंट में लेफ्ट साइड में लगाना होता है। लीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, एक न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बन जाता है। ये जो के एच है ना, ये एक कांस्टेंट है, इसका नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एच लगा दिया हमने जस्ट फॉर मेमोरी। और एक्स यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। एक्स का नाम है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इन लिक्विड। और पी यहां पर क्या है, द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ओवर द गैस। ओके, ये सिंपल सा हेनरीज लॉ। अब इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको न्यूमेरिकल से भी यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस लॉ की लिमिटेशंस आती हैं, और बहुत सारे टर्निंग पॉइंट। अब पहले कॉपी करो। ठीक है, इट्स ओके, बातें नहीं बिल्कुल भी।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो सोलिबिलिटी होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ज्यादा गैस घुलेगी, कम प्रेशर लगाएंगे गैस कम घुलेगी। इसका नाम है हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। बाकी इस साइन को ड्रॉप करके कांस्टेंट तो लगाना ही था। हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट के एच से करते हैं, के एच। चलिए होपफुली क्लियर हो गया। तो के एच इंटू एक्स इज इक्वल टू पी, एक न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बन गया। बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। के एच इंटू एक्स इज इक्वल टू पी। अभी इस हेनरीज लॉ कांस्टेंट पे और लेक्चर करेंगे। अब देखिए इस लॉ में ना एक सीरियस लिमिटेशन है, पहले उस लॉ की लिमिटेशन को भी समझें। चलिए क्लियर हो गया आई थिंक सो। ठीक है, ओके डन। अब देखिए इस लॉ में ना एक सीरियस लिमिटेशन है, मैं अब नहीं कर रहा हूँ पूरा। अभी ये सब ये मेंटेन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोबारा से बाद में कॉपी करेंगे। देखो लिमिटेशन की बात करते हैं। अब इसमें कुछ सीमाएं हैं, ऐसा नहीं कि ये लॉ बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ है। अब यार समझ है इस लॉ में क्या क्या कमी है। देखो आप खुद महसूस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि गैस को घुलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस पे कितना प्रेशर काम कर। यहाँ देखो सब बच्चे, ये आपके ऊपर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। अब यार देखना वो एग्जाम्पल आपको सूट करता है। अभी क्या हो रहा है, हम गैस से प्रेशर लगा रहे हैं तो गैस घुल रही है? ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो ज्यादा घुल रही है। अगर प्रेशर कम कर दे तो नेचुरली गैस कम घुलेगी, और प्रेशर जीरो कर दे तो गैस बिल्कुल नहीं घुलेगी। देखो उसका मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं, अगर आपसे बोला कि चुपचाप बैठ जाओ, नोट कर लो, पढ़ लो, तो आप बैठ गए, वरना तो आप बैठ ही गए। देखो समझने की कोशिश, मैं कह रहा हूँ यहाँ ध्यान दो, तो ध्यान दे रहे हैं वरना दे नहीं रहे। इसका मतलब पता क्या है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्ती वाली क्लास एग्जैक्टली यहाँ पर इस गैस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये गैस लिक्विड में घुलने में इंटरेस्टेड, लिक्विड गैस को घुलने में इंटरेस्टेड है, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर गैस का जरा सा भी इंटरेस्ट होता ना, जरा सा भी इंटरेस्ट होता, तो प्रेशर लगाने की जरूरत ना पड़ती फिर हमें, फिर तो गैस अपने आप घुल जाती। जैसे मान लो एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी होमवर्क नहीं करते, कभी भी। उन्हें बहुत कहना पड़ता है, बहुत कहना पड़ता है। इसका मतलब उनका अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ठीक है बस क्लास चल रही है आ जाते हैं, वरना उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हाँ उनका अपना इंटरेस्ट होता ना, वो जरूर होमवर्क करते, अगर रियली उनका एक एक माइंड था इस तरह का। तो ये चीज यहाँ पे एग्जैक्टली फॉलो होती है। देखो मैं यहाँ पे अब लिमिटेशन लिखूंगा, उससे आ जाएगा समझ। द फर्स्ट लिमिटेशन इज व्हाट है, द सीरियस लिमिटेशन। द सीरियस लिमिटेशन इज व्हाट है, gas molecules and the solvent molecules and solvent molecules and solvent molecules should not interact, should not interact। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि उनके बीच में बिल्कुल भी फोर्स क्रिएट ना हो, उनका आपस में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। इसका मतलब ये होता है शुड नॉट इंटरेक्ट, जरा सा भी इंटरेक्ट नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर गैस ने इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया तो लॉ हमारा फेल, फिर लॉ फेल हो जाएगा। ध्यान रखना। देखो समझो, अगर लॉ को चलाना है तो लॉ चलाने के लिए नेसेसरी है कि बिल्कुल भी इंटरेक्ट ना हो। बताओ आप अच्छे डॉक्टर कब बन सकते हैं? तो सिलेक्शन के लिए फाइट चली रही है, आपका सिलेक्शन हो भी गया। एक अच्छा डॉक्टर की क्या पहचान होती है पता है? वो जरा सा भी इमोशनल नहीं होता है, नो सेंटिमेंट्स। पता लगा आपके पास को पेशेंट आया, उसे बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और आप रोने लग गए, रोने आप लग गए। दर्द उसको हो रहा है, रो आप रहे हैं, तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? आपको बिल्कुल भी जरा सा इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। यहाँ देखते रहिए, ठीक है? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गैस मोलिक्यूल्स को बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात देखो, हम ये कह रहे हैं अगर प्रेशर आपने ज्यादा लगाया तो गैस ज्यादा घुलेगी, प्रेशर कम लगाया तो गैस कम घुलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया ना, पता क्या हुआ,
एक लिमिट के बाद गैस घुलना बंद कर देगी, वो पता लगा ये कंटेनर बस्ट हो गया, फट गया। ऐसा होता है जब जहां पे कोल्ड ड्रिंक बनती है ना, वहां पे सारा काम टाइमिंग का होता है। अगर जरा सा आपने ज्यादा प्रेस किया तो बोतल फट जाती है। तो ये नेसेसरली होता है। प्रेशर शुड नॉट बी हाई, प्रेशर शुड नॉट बी हाई, प्रेशर नहीं हाई होना चाहिए। हाई प्रेशर पे ये लॉ काम ही नहीं करेगा, लॉ फेल हो जाएगा आपका, हेनरीज लॉ। और एक बात मैं क्लियरली और बोल दूं, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कहना, सिर्फ ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे काम करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन जहां पे गैस ना के बराबर होती है। अब ये नहीं आप गैस की क्वांटिटी बहुत बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो, फिर लॉ काम ही नहीं करेगा, फिर लॉ नहीं काम करेगा। तो ये इसमें ना लिमिटेशन है, सीरियस लिमिटेशन है, इनका बहुत यूज होगा। देखो मैं यूज करके भी दिखा देता हूं। जैसे अभी हमने क्या किया, हेनरीजो का फॉर्मूला बनाया। देखो दोबारा से लिखा हूं फॉर्मूले को, के एच एन टू एक्स इज इक्वल टू पी। व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको जरा ब्रेक करना, को बॉयज इसको क्रैक करना, कैसे क्रैक करेंगे? मोल फ्रैक्शन को तोड़ना। बता सकता है मोल फ्रैक्शन क्रैक करिए, गर्ल्स साइड से बताइए तो। आप बताइए लास्ट में बैठेंगे उधर, या सी पर्टिकुलरली ऐसी ओरल बताओ, मोल फ्रैक्शन को कैसे क्रैक करेंगे? मोल प्रभाज किसके बराबर होता है? एक मिनट को बोलने दो, बहुत वो आपस में बातें करती है। मैडम बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, पीछे मत बोलिए। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है? इसको तोड़ सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं? देखा, जहां में बोलना है वहां हम बोल नहीं पाते, वैसे हम बहुत बोलते हैं। दिस नॉट फेयर। द मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये होता है मोल फ्रैक्शन को क्रैक करने के बाद। लेकिन हमने भी ये कंक्लूड किया कि लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तनु विलियन, देखो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, ये वाली क्वांटिटी इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है। देखो सब सुन लें, जो गैस के मोल्स है ना, वो सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम है, बहुत कम है। तो नीचे से गैस के मोल क्या हो गए? गायब हो गए। देखो अब जो हमारा फॉर्मूला बन के आया, हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी के या किसी भी कंपटीशन के, आईआईटीज में आएंगे, सारे यहां से करेंगे। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम हेनरीज ऑफ कांस्टेंट है। मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू प्रेशर। देखो नीचे से गैस के मोल्स गायब कर दिए मैंने। गायब करने के पीछे रीजन था हमारा सोल्यूशन कैसा है, बहुत डाइल्यूट। हम बहुत डाइल्यूट के लिए काम कर रहे हैं। कॉपी करिए उसे। बोलिए मत, क्या क्या प्रॉब्लम क्या रही बताइए, क्या पूछा? पूछो। प्रेशर शुड नॉट बी, सब ये कहिए राम, सब थक गए हैं पढ़ते पढ़ते ना। एक टूर में कहीं कहीं 10 दिन के लिए कम से कम पढ़ोगे, दिन की आओ। सही कह रहा है, बहुत सारा वहां से खरीद भी रहा, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो ना, दोनों बात कर रहे हैं। जो बैठ के बातें करते हैं, टेंशन नहीं ना, सुबह धीरे भी बोल रहा है। Gas molecules and solid molecules should not interact here. Pressure should not be high. It is applicable only for dilute solutions. अब बोलिए मत, नोट कीजिए इसको फटाफट। जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम सारे यहां से करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस होता है आप लोगों का। चलिए फाइनल हो गया, आई थिंक सो। लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और कैसे हमने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। ठीक है,
न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग पर्टिकुलरली इसको यूज करेंगे, ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन है, जितनी कॉलम्स करनी है हमें यहाँ से करनी है। आप जाके देख लीजिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे यहीं से करने होते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नीचे से गैस के मोल्स आपको गायब कर देने हैं। आप ज्यादा मत बोलिए, यहाँ पर देखिए नीचे से गैस के मोल्स गायब कर देने हैं। चलो यहाँ तक फाइनल हो गया, आई थिंक सो। अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अब थोड़ा सा इस कांस्टेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2024 में, नीट में यहाँ से प्रॉब्लम आई है। देखो अब देखो इसको समझते हैं क्या टॉपिक है यहाँ पर। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया, के एच इंटू एक्स इज इक्वल टू पी। अब मैं के एच इज इक्वल टू पी बाई एक्स लिख देता हूँ। बात एक ही है, सुनते रहेगा सब लोग। ये जो हेनरी जो कांस्टेंट होता है ना, के एच ना बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सब बच्चे यहाँ पर देखें। द के एच इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब के एच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? द नेचर ऑफ गैस, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जो ये के एच होता है ना, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ये मैटर करता है गैस की नेचर क्या है, सॉल्वेंट की नेचर क्या है, टेम्परेचर कैसा, प्रेशर कैसा। अब सुनिए एक मिनट, हमारे इस टॉपिक में टेम्परेचर पहले से क्या है? कांस्टेंट, तो हमने पहले कांस्टेंट किया होगा। अब हम यहां से प्रेशर को भी कांस्टेंट कर देते हैं। इफ पी इज कांस्टेंट, अगर हमने इसको भी कांस्टेंट किया तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या आएगा? इनवर्स। देखो यहां से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के ये आएगा, सुनिएगा। जिस गैस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है उसका के एच कम होता है, और जिस गैस की सोल्यूबिलिटी कम होती है के एच ज्यादा। ये बहुत काम का रिजल्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चन 2024 में आया, फिर से आने की होप है। देखो मैं यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं। इससे रिजल्ट ये निकल के आता है, जिन गैसेस का के एच ज्यादा होता है नेचुरली उनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, और जिन गैसेस का के एच कम होता है उनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आपको हमेशा टिप्स पे होना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी देखना, इसको यूज करेंगे, नोट कर लें सब। के एच का सोल्यूबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। के एच का सोल्यूबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलना नहीं बिल्कुल भी। डिसाइडेड? इट्स ओके। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आना चाहिए। जिस गैस का के एच ज्यादा होता है नेचुरली उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, और जिस गैस का के एच कम होता है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है। आई थिंक फाइनल हो गया, डिसाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट है। देखो बात करते हैं इसकी हम एप्लीकेशंस की। ओके डन। द हेडिंग इज ऑन एप्लीकेशंस। देखो इस लॉ को प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप सब रुकिए एक मिनट के लिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो मैं समझा देता हूँ, फिर आप इसको ना एनसीईआरटी वगैरह से प्रॉपर रीड कर लेना। देखो जैसे पहली बात हम एक डिस्कस करते हैं पॉइंट, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, वो पूरी की पूरी हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड है। मैंने भी कहा था ना, कभी आप कोल्ड ड्रिंक बनते हुए देखेगा, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में हेनरीज लॉ यूज होता है। उसमें गैस का प्रेशर अच्छा खासा होना चाहिए, गैस को प्रेस करना पड़ता है, तभी तो सोलबिलिटी बढ़ती है। नो डाउट यार, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री पूरी की पूरी हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड है। दूसरा पॉइंट अभी लिखना नहीं होगा, द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। एक और इसका बेस्ट यूज होता है एनोक्सिया। आपने कभी सुना डिसीज होती है एनोक्सिया? जैसे मान लीजिए आप कभी किसी हिल स्टेशन पे जाए, आप किसी हिल स्टेशन में चले गए और बहुत ऊपर चले गए, बहुत हाइट पे, जैसे कि लोग अमरनाथ यात्रा वगैरह करते हैं, बहुत हाइट पे चले जाते हैं। पता क्या होता है, बहुत हाइट पे जाने से ना माइंड काम करना बंद कर देता है। उसे कहते हैं मेंटली फटीग सिचुएशन, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगी।
अगर आप बहुत हाइट पे चले जाएंगे तो पता क्या होता है, बहुत हाइट पे जाने से प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होता है, सोलबिलिटी कम हो जाती है। तो हमारे ब्लड के अंदर गैस कम पहुंचती है। हमारे ब्लड को प्रॉपर गैस मिलती नहीं, एयर नहीं मिलती, हमारे माइंड को एयर नहीं मिल रही है, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देगा। ऐसे कैसे पेशेंट को सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसे कहते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया की डिसीज है। ये होती है जब कोई पर्सन बहुत हाइट पे जाए तो। ये एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, इसको लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है। और तीसरा एक बहुत अच्छा केस है, सुपर केस आने की पूरी होप है, केस ऑफ स्कूबा डाइवर्स और सी डाइवर्स। देखो जरा इसको समझना। जो सी डाइवर्स होते हैं ना, सी डाइवर्स, देखो सी डाइवर्स का जॉब क्या है, क्या काम रहता है आपको पता ही, वो सी में जाके बहुत देर तक वहां पे स्टडी करते हैं। जैसे को फिशेस की स्टडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब देखो सी डाइवर क्या करता है, सी डाइवर ना, सी डाइवर फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल कंपोजिशन ऑफ एयर यूज करते हैं। फॉर ब्रीदिंग यूज अ स्पेशल कंपोजिशन ऑफ एयर। देखो ध्यान देना, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, वो इस वाली एयर को यूज नहीं कर रहे हैं, उनकी एयर का एक स्पेशल कंपोजिशन होता है। चलो पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं। जो एयर हम यूज कर रहे हैं, अगर वो यूज करेंगे तो क्या होगा, अब ध्यान देना। देखो आपको एक बात पता होगी, पानी के अंदर ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अभी आपने स्विमिंग की हो, आपने महसूस किया हो, पानी के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है। आप सुनते रहिए क्या, अगर पानी के अंदर प्रेशर बहुत हाई है तो सोलिबिलिटी भी क्या होगी, हाई। जो सी डाइवर होते हैं ना, ऐसे ही मान लेते हैं, एक सी डाइवर की बॉडी ऐसी अज्यूम कर लेते हैं, ये कोई सी डाइवर की बॉडी है। तो पता क्या होगा, उसके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा गैसेस घुल जाएंगी। उसके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा गैसेस घुल जाएंगी, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। देखो उसके ब्लड के अंदर एक गैस घुल गई, बहुत ज्यादा घुल गई, क्योंकि वो पानी के अंदर था, प्रेशर बहुत हाई था। अब सुनिएगा, अब क्या होता है, जब वो पानी में से बाहर आएगा, देखो सुनना, जैसे ही पानी में से बाहर आएगा प्रेशर कम हो गया, तो गैसेस की सोलबिलिटी। अब सुनो, जो गैस उसके ब्लड में घुली थी ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। देखो सोच के देखो, वो गैस उसकी बॉडी में से बाहर आ रही है, लेकिन उसको जगह तो मिलेगी नहीं। वो बॉडी के अंदर क्या करेगी, पेन करेगी, बैंड्स बना देगी। बैंड्स, मान लो बॉडी यहां से फूल गई, बैंड्स बन गए। कहते हैं इतनी पेनफुल कंडीशन होती है कि डेथ तक हो जाती है। मतलब सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन हो, कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, गैस को कैसे बाहर निकाले, सोच के देखो आप। तो ऐसे केस में सी डाइवर की डेथ तक हो जाती है। अब देखो सी डाइवर क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे बचे। वो जो एयर लेते हैं ना, उस एयर में जानबूझ के हीलियम मिलाते हैं, हीलियम, थोड़ी सी हीलियम, अराउंड 12% होती है, लगभग 12% जानबूझ के हीलियम मिलाते हैं। ऑक्सीजन अबाउट 32% होती है, 32%, और नाइट्रोजन रिमेनिंग 56%। ये उनकी एयर का कंपोजिशन होता है। अब सवाल यह है कि उन्होंने हीलियम क्यों यूज की, क्योंकि इसका केएच बहुत ज्यादा है। देखो सुनो एक इंपॉर्टेंट लाइन, इसका केएच बहुत ज्यादा है। ज्यादा केएच होने से क्या हुआ था, सॉरी। सोलिबिलिटी कम हो गई। अभी हम एक चीज सीख कर आए थे, जिस गैस का केएच ज्यादा होता है उसकी सोलिबिलिटी कम। आप कभी जाके एनसीईआरटी पढ़ के देखना, उसमें लिखा मिलेगा इस गैस का मैक्सिमम केएच इन वाटर। इसका ना पानी में मैक्सिमम केएच होता है, जितना केएच ज्यादा उतनी सोलिबिलिटी कम। अगर सोलिबिलिटी कम है तो अब बैंड्स बनने के चांसेस कम होंगे, पेन होने के चांसेस कम होंगे, और उसका डेथ वाला रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ना आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसको लिखवा के टाइम वेस्ट होगा। इसको जाके एनसीईआरटी से पढ़िए, और ये ना कंपोजिशन भी याद करने की कोशिश करें। तो तीन बेस्ट यूज है हैंडीज लोग के, सॉफ्टड्रिंक इंडस्ट्री, एनोक्सिया एंड द स्कूबा डाइवर और सी डाइवर्स। नोट करें, इसको पढ़ो अपनी बुक से, जो भी बुक आपके पास है, वट एवर, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, या उसको रीडिंग करो। इसको पढ़ के समझना होगा कि सी डाइवर हीलियम को यूज कर रहे हैं, या फिर एनोक्सिया क्या होता है। ये सब पढ़ के आपको आ जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी की हेल्प लीजिए आप, तो वही से आपको समझ आ जाएगा। छोटा सा एक आर्टिकल हमने पूरा कर दिया, हेनरीज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में नीट प्रॉब्लम थी, और अभी भी आने के पूरे चांसेस। ठीक है, एक्सपेक्टेड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, छोड़ना नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसमें इफ एंड बट ना हो, कुछ जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो किसी का। स्कूबा डाइवर्स और सी डाइवर्स, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है बच्चों, स्कूबा डाइवर्स और सी डाइवर्स, एनोक्सिया और सॉफ्टिंग इंडस्ट्री, या थ्री बेस्ट यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ। अभी नहीं। चलिए ओके, क्लास स्टार्टेड, आप बोलना बंद करिए, सब बैठ। Now our next heading is after Henry's law, is that is called evaporation or vaporization of liquids. Now heading is evaporation or vaporization of liquids. Note कर लें सब आर्टिकल लिए, evaporation और vaporization of liquids. अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स में इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन क्या होता है, अब ये स्टडी करेंगे। दैट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड्स। हिंदी में कहते हैं इसको वाष्पीकरण, इसका हिंदी नेम होता है वाष्पीकरण। नोट कर ले सब लोग, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड्स, इसका हिंदी नेम है द्रवों का वाष्पीकरण। ठीक है, ओके, देखें, चलिए बता, देखो सब अटेंशन पे करिए। आपने देखा होगा हर लिक्विड के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज करो मैंने कोई लिक्विड यहाँ पे ऐसे छोड़ दी, मैंने कंटेनर ना ऊपर से खुला छोड़ा, पता क्या होता है, लिक्विड ना यहाँ से अपने आप उड़ता रहता है। कभी देखा हो आपने, ध्यान से ऑब्जर्व किया, मान लो भी हम यहाँ पे एक बाल्टी पानी छोड़ दें और नेक्स्ट डे आगे चेक करें वो पानी कम मिलेगा, ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा होगा ही होगा। पता है क्यों? हर लिक्विड की नेचर है क्या, यहाँ से इवेपोरेट होने की, इवेपोरेट होना, इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत बारिश हो जाती है अभी, तो बहुत बारिश से सारा पानी पानी फैल जाएगा, लेकिन कुछ घंटे के बाद सारा पानी उड़ भी जाता है ना, साफ हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ वहां से वेपराइज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। अभी किसी को लिखना नहीं है। पता सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, ये सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना किसे कहते हैं? सरफेस फिनोमिना, जिसमें सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। देखो ये वाले मॉलिक्यूल, ये यहाँ से उड़ के जा रहे हैं, अंदर के मॉलिक्यूल नहीं आ रहे, अंदर के मॉलिक्यूल तो वैसे के वैसे ही बैठे हैं, सरफेस मॉलिक्यूल उड़ के जा रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये सबसे खास बात है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? जो अपने आप होता रहता है, उसको हम नहीं करवा रहे, इसको नेचर करवा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। आपने एक वर्ड सुना होगा बॉइलिंग, बॉइलिंग भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसको उबालना कहते हैं। लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस कैसा होता है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, उसमें आपको कॉन्टिन्यूसली हीटिंग करनी पड़ेगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस में आता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अलग है, ये फास्ट भी होता है बहुत, ये प्रोसेस अलग कैटेगरी में आता है। लेकिन जो ये प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अब सोच के बताना, देखते हैं कौन माइंड लगाता है। बताओ इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच जिसे एंथैल्पी कहते हैं, इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? एक मिनट पहले सोचना, गर्ल्स आराम से, मत पीछे बोलना। डेल्टा एच का साइन पूछ रहा हूँ मैं, या तो प्लस होगा या माइनस, जो भी कहेंगे रीजन के साथ बोलना। नेगेटिव, चलो जिसने नेगेटिव बताया, अब नेगेटिव का रीजन है, व्हाई इज नेगेटिव? इसके अंदर से बोलिए बोलिए, इसके अंदर से, बहुत जल्दी बताइए। कुछ वॉइस और किसी को कहना है डेल्टा एच का साइन, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो बताओ, इधर गर्ल्स का गोर आंसर, जो भी रीजन देंगे ना, जो भी कहना, हाँ बताओ, डेल्टा एच का साइन बताओ पहले। नेगेटिव, नेगेटिव, व्हाई इज नेगेटिव? हीट रिलीज क्यों होगी? इनको बोलने दो, हीट रिलीज क्यों होगी? हीट रिलीज क्यों? अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो हीट रिलीज क्यों होगी, ये बताओ, बोलने दो उनको, बोलने दो। समझाओ इस बात को कि वेपराइजेशन से हीट क्यों रिलीज होती है। वेपराइजेशन प्रोसेस Vaporization causes cooling, but if you know vaporization is endothermic process, needs heat. जी तो नेगेटिव होगा। डेल्टा एच की बात कर, सर तो ये एक मिनट मैडम, वन बाय वन, रिलैक्स रिलैक्स। अब आप बताइए डेल्टा एच, डेल्टा एच की, डेल्टा जी डेल्टा एच के बारे में बात करें।
सर एनर्जी खर्च कर रहा है नहीं खुद अपने से वो मैंने बोल दिया पॉज देखिए सुनिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्या ये मोलिक्यूल अपने आप यहाँ से उड़ के बाहर जा सकते हैं? क्या अंदर के मोलिक्यूल्स ने इनको अट्रैक्ट नहीं किया हुआ? 100% किया हुआ। इनको बाहर निकलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो अलग बात है, इनको एनवायरमेंट से मिल रही है। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनवायरमेंट से, हमें खर्च नहीं करनी पड़ रही। एक गारंटी से एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो आई थिंक क्लियर है। एनर्जी कंज्यूमिंग, सोच के देखो मोलिक्यूल कैसे उड़ के चले जाएंगे, अंदर के मोलिक्यूल से अट्रैक्ट किया। और एक बात और है, बताओ इसका डेल्टा एस का साइन कैसा हुआ? डेल्टा एस का साइन बताओ। वाई इज पॉजिटिव। जाने से क्या हुआ? नहीं क्यों पॉजिटिव है? उससे क्या हुआ? डेल्टा एस क्यों पॉजिटिव है? नहीं मोलिक्यूल जा रहे हैं, मोलिक्यूल से मूवमेंट हो रहा है, मान लेते हैं। डेल्टा एस क्यों पॉजिटिव है? चलिए बताइए, हाँ बताओ बॉयस बताओ। जो कहना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, बीच में नहीं बोलना होता ऐसा। हाँ बताओ। ये रीजन नहीं है मैडम, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है। ये जो मोलिक्यूल यहाँ से उड़ के इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है यहाँ पर। डिसऑर्डर्ड हो गए, डिसऑर्डर्ड। आई थिंक क्लियर। जैसा भी हम थोड़ी देर क्लास ऑफ कर देंगे, क्लास होते होते सब बाहर जाएंगे, है ना? ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हम सारे डिसऑर्डर्ड हो गए। जो भी यहाँ सिस्टमेटिकल में बैठे हैं ना, तो डिसऑर्डर्ड ये डेल्टा एस प्लस बन जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो आपके सामने है। बढ़ रही है एंट्रोपी। मैं अगर डेल्टा जी की बात करूं, अब आप बताओ, अगर डेल्टा जी को निगेटिव बना रहा है, कौन बना रहा है पता है आपको? इसको निगेटिव कौन बना रहा है? एंट्रोपी बना रही है। ये एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है। क्या कहते हैं इसको? एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस को एंट्रोपी करवाती है। एंट्रोपी ना होती तो बिल्कुल ही प्रोसेस ना हो। ये जो डेल्टा एस प्लस हो रहा है ना, प्लस का इससे मल्टीप्लीकेशन होकर रिजल्ट माइनस आ रहा है, तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। आ रहा है सबको समझ? क्लियर हुआ? कॉपी कर लेंगे। सोचो चीजों को ना, थोड़ा सा देखिए माइंड लगाना होता है। और एंथैल्पी के पॉजिटिव, एंट्रोपी के पॉजिटिव लॉजिक बना रहे हैं। नोट कर लो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आप वरिड ना होइए। ऐसे केमिस्ट्री को हम आराम से हैंडल कर लेंगे, नो इश्यू एट ऑल। घर जाके ना कॉलम्स करो आप, लेकिन बार बार आपसे लेकिन आपके लिए कसम खाएंगे, कमिटमेंट आपका किसी के साथ कि बिल्कुल पढ़ूंगा नहीं। ठीक है? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, दैट शुड बी क्लियर। डन हो गया? आई थिंक सो। क्लियर? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ग्रेट ग्रेट प्रॉब्लम है, सोच के बताना। व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट डेल्टा एच ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग? अगर किसी ने ये पूछ लिया, व्हाट अबाउट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग? व्हाट डू मीन बाय सराउंडिंग? ये जो आसपास का एनवायरमेंट है, इसकी एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? हाँ, ये मॉलिक्यूल जब सारे बाहर उड़ के आएंगे ना, वो आगे मिक्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग ही हैं, अभी क्लास ऑफ होते ही हम बाहर जाएंगे, हम खुद डिसऑर्डर्ड हो गए, लेकिन बाहर जाके हम एनवायरनमेंट को डिसऑर्डर्ड कर देंगे। नेचुरली करेंगे। देखो हमारे तो नेचर है, इसको लेके कोई वो नहीं हो रहा है कि ये भी तो पॉजिटिव बन जाएगा। थोड़ा सा ना ये चीजें भी आनी चाहिए। चलिए खैर, मैंने आपको इवेपोरेशन और वेपराइजेशन के बारे में बता दिया। ठीक है? सबने कॉपी कर ली उम्मीद है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसको रब कर देना। लाए? देखिए सुनिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज। अभी हमने ये स्टडी किया कि हर लिक्विड की वेपर्स बनती हैं, और वेपर बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस जस्ट है। देखो ये वेपर बन गई। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर से ना बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद करने से क्या हुआ? वेपर यहाँ पर जाएंगी, जाके यहाँ टकराएंगी। क्या होगा टकराने से? एनर्जी का लॉस। तो वो वेपर नीचे दोबारा लिक्विड बन के आ जाएंगी, जैसे बारिश में होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेन यही तो होता है, वेपराइजेशन और क्या होता है, कंडेंसेशन, वाष्पीकरण और संघनन, है ना? ये प्रोसेस चलता है।
अब यहाँ दो प्रोसेस चल रहा है, वेपराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, और कुछ देर के बाद दोनों के रेट सेम हो जाएंगे, दोनों की दर सेम हो जाएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज सेम एज द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या मेंटेन हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, साम्यावस्था आ गई। और जब वहां पर इक्विलिब्रियम आया ना, अगर हम यहाँ पता लगा लें कि इक्विलिब्रियम पे यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का दाब कितना है, तो उसे क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या कहेंगे, लिक्विड का वाष्प दाब कहते हैं इसको हिंदी में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसका नाम होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वाष्प दाब। आ रहा है समझ, लिक्विड की वेपर्स बन रही हैं, नो डाउट यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, साम्यावस्था आ गई। जब साम्यावस्था आएगी तो यहाँ का प्रेशर मेजर करेगा। प्रेशर मेजर करना मुश्किल नहीं है, एक मैनोमीटर लगा देंगे, वो प्रेशर को नाप लेगा, और जो भी उस टाइम यहाँ प्रेशर होगा उसका नाम क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एक बार आप भी नोट कर लेंगे ऐसे थोड़ा। हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल, बच्चे कितने हैं हमारी क्लास में, आते तो नहीं, पूछ रहा हूँ कितने आते कहाँ से? 67 people. Above ज़्यादा. नोट कर लिया, तो इसे कहते हैं वेपर प्रेशर लिक्विड, हिंदी में कहते हैं इसको वाष्प दाब। डिफाइन करें, बोलो। देखिए, when rate of vaporization when rate of vaporization is same as the rate of condensation, when rate of vaporization is same as the rate of condensation, when rate of vaporization is same as the rate of condensation, the pressure exerted by the vapors, when rate of vaporization is same as the rate of condensation, the pressure exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors of a liquid called vapors of a liquid is called, the pressure exerted by the vapors of a liquid is called vapor pressure of a liquid. The pressure exerted by the vapors of a liquid is called vapor pressure of a liquid. It's called vapor pressure of a liquid. आगे सबको समझ, जब वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाए, तो जो लिक्विड की वेपर्स ने प्रेशर लगाया उसका नाम क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आई थिंक क्लियर, इट डिपेंड्स अपॉन। अब ये प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो समझते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, देखो ये प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला ऐसा पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की प्रकृति। कैसे, अब रुकिएगा एक मिनट, रुक जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बताओ, अगर फोर्सेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसका वेपर बनने के चांसेस कम, प्रेशर क्या होगा, नेचुरली। और जहाँ पे फोर्सेस वीक होती है वहां प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। जैसे एक मिनट हम पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल ना एकदम अपने आप उड़ जाता है, सबको पता है क्यों उड़ता है, ये फंडा काम कर रहा हूँ। 40 कम हो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, अंतराण्विक बल कम है, तो वो एकदम से उड़ रहा है, प्रेशर बहुत हाई है, देखा, ठीक है। और जहाँ पे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है वहां पे उड़ने के चांसेस कम, प्रेशर लो होता है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर, और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बोलेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। टेम्परेचर क्या करता है, देखो जितना, देखो एक मिनट, जब बहुत गर्मी होती है, मान लो बारिश हो जाए, बहुत गर्मी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सारा पानी एकदम से उड़ जाए, उस टाइम भी क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो दो फैक्टर्स को, ठीक है। कहते हैं टाइम देना है, बहुत डेप्थ है यहाँ पे, रियली आपको सेल्फ स्टडी की बहुत जरूरत है।
थोड़ा सा ना सोचिए अपने बारे में। तो आप सब बीएससी वगैरह कर रहे हैं, बाकी सब सेफ जोन में है, या सब बिल्कुल डॉक्टर ही बनना है, ये प्लान है बिल्कुल। तो प्लान सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छी बात है, सब लोग सिलेक्ट हो हमारे वैसे। कहीं हो जाए बस, एमबीबीएस मिल जाए, चाहे कोई भी कॉलेज हो, पूरे इंडिया में कहीं कहीं बाहर जाना पड़ा तो बाहर भी चले जाएंगे। हम्म? और जाएंगे लेबनान के बॉर्डर भेज देंगे आपको, देख मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ी। आई थिंक क्लियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर प्लेज अल्टीमेट रोल, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए यहाँ पे ना बहुत डेप्थ है, इसके ऊपर बहुत डिटेल है। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, प्लीज, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज सरफेस एरिया, डज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड अफेक्ट वेपर प्रेशर? Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको भाई, Sir, नोट कर, एक मिनट मैडम, नोट नोट। क्लास का एक वे है, उसको चलने दीजिए। डज सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड अफेक्ट वेपर प्रेशर? देखो पहले ना क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर सब बच्चे अपना हाँ ना में आंसर देना, लॉजिक के साथ देना। देखो मैंने अभी आपके सामने एक लिक्विड लिया, यहाँ देखते रहिए। मैटर ऑफ चांस लिक्विड ना इतने ऐसे कंटेनर में है, और ये उसकी सरफेस है। सरफेस को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वही लिक्विड ऐसे है, और ये उसकी सरफेस है, आपके सामने सरफेस बड़ी कर दी है। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा? yes, sir. चलो एक्सप्लेन व्हाई। सर क्योंकि इसमें जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे ना, वो सेपरेशन करते हैं। और आपने कहा था जो अंदर वाले मॉलिक्यूल होंगे ना, उनपे वेपर प्रेशर में कोई भी वो इन्वॉल्व नहीं होते। वो देन व्हाट? सिर्फ फर्स्ट वो जो सरफेस फिर प्रेशर क्यों बढ़ेगा? एक मिनट बोलने दीजिए उनको। प्रेशर सीधे बढ़ गया ना, मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ गया जो सरफेस पे है, और वेपराइजेशन बढ़ गया। नंबर बढ़ गया आपके अकॉर्डिंग, आप कुछ कर दें, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? सरफेस बड़ी होने से क्या हुआ? सरफेस के मोलिक्यूल्स बढ़ गए, तो वेपराइजेशन ज्यादा हो, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक मिनट रुकना पहले, अभी एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए ये बात फैक्टर, सरफेस बड़ी कर दी, तो नो डाउट, नो डाउट वेपराइजेशन ज्यादा हुआ, रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा। सुन लो पहले एक मिनट। देखिए पता प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे क्लाउड और बड़ा बनेगा, यहाँ पे क्लाउड बहुत छोटा बनेगा, तो पता क्या हुआ? रेट ऑफ कंडेंसेशन भी तो बढ़ेगा। देखो एक मिनट सुनो पहले, एक सेकंड, एक मिनट देखो क्या, इसको ना एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हम ना, हमने समझा, सुन लो पहले। हम अपनी गवर्नमेंट से कहते हैं कि हम सबकी ना इनकम डबल कर दो, ऐसे ही कह दो कि सबकी इनकम डबल हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाए, तो दिन में अगर 500 रुपीज कमा रहा है, उसको 1000 रुपीज मिले, है ना? हमने ऐसे बोला कि सबकी इनकम डबल कर दो, आपको भी पैसे मिले, आपको भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, आपको 50,000 रुपीज पर मंथ मिले। गवर्नमेंट ने भी कर दिया। अब सुनो एक मिनट, गवर्नमेंट को मजबूरी में करना पड़ा। आपको पता पैरेलली गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस बढ़ा देगी, महंगाई बढ़ा देगी। जिसको 50,000 मिल रहे हैं बच्चे को, बोला बहुत मजा आ गया मेरे को, गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं, जिसको 5 रुपए बना के दिखाते हैं। गवर्नमेंट हर चीज को इतना महंगा कर देगी, इतनी महंगा कि आपके पास सेविंग उतनी ही होगी। फैक्ट है, ये तो इकोनॉमिक्स में होता है भाई। ये थोड़ा कि आपकी इनकम बढ़ा दो, अगर ऐसा सबकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर तो और प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही ठीक है, अगर हमने आपकी इनकम डबल की तो हमने टैक्सेस भी डबल कर दी है, और हर चीज डबल कर दो। जो चीज मान लो किसी की कोई स्कूटर 1 लाख रुपए का था, अब 2 लाख रुपए का। एग्जैक्टली यहाँ पर सुन लो पहले, अगर वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी तो क्या होगा? ज्यादा होगा। पता फैक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम वही मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम वही मेंटेन होगा। सुन लेना पहले, साम्यावस्था वही आएगी। ऐसे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? वेपराइजेशन कम हो रहा है, कंडेंसेशन भी कम हो रहा है। यहाँ पे वेपराइजेशन ज्यादा हो, कंडेंसेशन भी ज्यादा हो रहा है, इक्विलिब्रियम वही आ रहा है, साम्यावस्था वही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा। एक बार सुन लो पहले, अब एक बात और सुनना। सिर्फ सरफेस एरिया एक काम करेगा, वो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ाएगा।
क्या बढ़ाएगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे एक मिनट, एक गीला कपड़ा है, इसको सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? फैलाते हैं ना ऐसे। क्यों फैलाते हैं? सरफेस बढ़ाने ये बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से क्या होगा? रेट ऑफ वेपराइजेशन, कपड़े के सूखने की चांसेस जल्दी हो गए, जल्दी टाइम बचेगा हमारा। तो ध्यान रखना, सरफेस एरिया डजंट अफेक्ट द वेपर प्रेशर, इट अफेक्ट्स इट अफेक्ट्स इट अफेक्ट्स रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन। नोट कर लेते हैं। अब घर जाके देखो, उसको टाइम दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप में कितनी क्यूरियोसिटी है, आप कितना इसे कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत करिए। देखिए सब लोग कभी उठाएंगे कुछ, आज के लिए इतने करवाएंगे, बाकी कल, कल की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, कल रिवॉर्ड्स वगैरह होगा। ठीक है, नोट कर लें इसको पहले। सरफेस एरिया डजंट